अगर कर्नाटक में नरेंद्र मोदी अपने भाषणों से और अपनी चुनावी मुहिम से ये चुनाव पलट सकते हैं, बजरंगबली का नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी को ये चुनाव जिता सकते हैं, एंटी इनकम्बेंसी को या तो बहुत मंद कर सकते हैं या उसे पलट सकते हैं, तो इस चुनाव के बाद में नरेंद्र मोदी को मैं चुनावों का देवता मान लूंगा। आदाब, आप देख रहे हैं शहर वर्ल्ड्स, आपके साथ मैं हूं शहरयार। कर्नाटका विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा और कांग्रेस अपना प्रचार जोर शोर से करती दिख रही है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी चल रहा है, जैसा कि हर चुनाव में पार्टी अपने अपने तरीकों से करती है। इसी बीच एक राजनीतिक विश्लेषक के अभय कुमार दुबे ने दावा किया है कि अगर पीएम मोदी इस चुनाव को जिता लेते हैं तो मैं उन्हें चुनावों का देवता मान लूंगा। आइए सुनते हैं अभय कुमार दुबे, जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। अभय दुबे, जो बात आशुतोष कह रहे हैं कि रिएक्टिव दिख रही है बीजेपी हमेशा नैरेटिव सेट करती है, मुद्दे वो तय करती है, पिच वो तैयार करती है, कौन पहले कैसे बैटिंग करेगा वो तैयार करती दिखती है और कांग्रेस उसको हमेशा फॉलो करती दिखती है। क्या कर्नाटक में खेल उल्टा हो गया है? और यहां पर जो प्रियंका गांधी वाड्रा, प्रधानमंत्री मोदी जब गालियों की फेहरिस्त गिनवाते हैं कि 91 बार मुझे गाली दी है, क्या क्या नहीं कहा, और वो कहती हैं कि अपनी गालियों की लिस्ट तो बना दी प्रधानमंत्री मोदी ने, लोगों की समस्याओं की लिस्ट वो तैयार करके बताने को तैयार नहीं है। तो यहां गेम क्या उल्टा हो रहा है? मतलब जो पिछले 9 सालों से हम देखते आ रहे थे राजनीतिक खेल, वो पलट गया है, क्या उल्टा हो गया है इस बार? संदीप जी, कर्नाटक में जिस तरह का चुनाव हो रहा है और मैं जो उसका जिस तरह से तात्पर्य निकाल रहा हूं, मेरा विचार यह है कि अगर कर्नाटक में नरेंद्र मोदी अपने भाषणों से और अपनी चुनावी मुहिम से ये चुनाव पलट सकते हैं, बजरंगबली का नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी को ये चुनाव जिता सकते हैं, एंटी इनकम्बेंसी को या तो बहुत मंद कर सकते हैं या उसे पलट सकते हैं, तो इस चुनाव के बाद में नरेंद्र मोदी को मैं चुनावों का देवता मान लूंगा। मैं केवल उन्हें प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैं उन्हें इलेक्शंस का गॉड मान लूंगा अगर वो चुनाव जिता सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को वहां। देखिए, भाजपा हर तरह से वहां पर घाटे में, कोई ऐसा सर्वेक्षण नहीं है इसने कहा हो कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से आगे है। कांग्रेस को 5% या उससे कुछ ज्यादा की बढ़त प्राप्त, और एक ऐसी पार्टी को जो कि जिसका पूरे कर्नाटक में जनाधार है, भारतीय जनता पार्टी का पूरे कर्नाटक में जनाधार नहीं है, एक ऐसी पार्टी जो कि एक ऐसी सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ रही है जिस सरकार के खिलाफ काफी सरकार विरोधी भावना है, काफी एंटी इनकम्बेंसी है, और वो एंटी इनकम्बेंसी 47 से 50% के बीच में कहीं कुछ है। ऐसी स्थिति में अगर नरेंद्र मोदी केवल अपनी शख्सियत की दम पर, अपनी भाषण कला की दम पर भाजपा को चुनाव जिता सकते हैं या बजरंगबली का नारा लगाकर भाजपा को चुनाव जिता सकते हैं, तो मैं कहूंगा कि फिर हम लोगों को लोकतंत्र में वोटों की गोलबंदी की जो पूरी हमारी परिभाषा और समझ है, उसको हमें स्थायी रूप से बदल देना चाहिए और ये घोषित कर देना चाहिए, कम से कम मैं कर ही दूंगा कि नरेंद्र मोदी चुनावों के देवता है। पर इसमें एक और पेंच को क्या हम नजरअंदाज कर रहे हैं, या दरअसल अब वो पेंच इतना अहम नहीं रह गया है? मैं जेडीएस की बात कर रहा हूं अभय दुबे। जेडीएस के पास सत्ता की चाबी भी रही है त्रिशंकु विधानसभाओं में। सुनिए ना, सवाल तो सुन लीजिए। जेडीएस ओल्ड मैसूरू में बहुत मजबूत है। जेडीएस का प्रदर्शन क्या रहता है? पिछली बार 37 सीटें आई थी, वो 30 रहती हैं या 20 रहती हैं? वो 20 या 20 से नीचे आती है, फायदा किसका? 30 या 30 से ऊपर रहती है, फायदा किसका होगा? क्या यहां अभी ये पेच अटका हुआ है? मेरी अपनी समझ यह है कि जनता दल सेकुलर अपने राजनीतिक अस्तित्व में सबसे ज्यादा संगीन किस्म की बचाव की लड़ाई लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की नजर भी उसके वोटरों के ऊपर है और कांग्रेस की नजर भी उसके वोटरों के ऊपर है। कांग्रेस के पास तो एक बड़ा वोकलिगा नेता भी है डीके शिव कुमार के रूप में। तो अगर जनता दल सेकुलर ने इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, पिछले लोकसभा चुनाव में उसका सुपड़ा साफ हो गया था, और इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, तो उसकी राजनीति का ग्राफ बहुत लंबे अरसे तक कर्नाटक में गिर जाएगा
और उनको जिस तरह किंग मेकर वगैरह कहा जाता है, इस तरह का किंग मेकर कहना भी लोग उसके बारे में बंद कर देंगे। नहीं, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं अब क्योंकि एक मिनट, उत्तर प्रदेश की बात करें, पिछले साल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए, बसपा जो सरकार में भी रही और बड़ी एक मजबूत पार्टी उत्तर प्रदेश की, 9% वोट बैंक गिरता है उसका, और उसमें से अधिकांश या अधिकतर वोट बीजेपी के खाते में जाते दिखते हैं। हमने 2019 में लोकसभा चुनाव कर्नाटक की अब मैं बात कर रहा हूं, जेडीएस का बहुत सारा वोट बैंक शिफ्ट हुआ बीजेपी के खाते में, तो वो 28 में से 25 जीत गई। क्या ये शिफ्टिंग जो वोट बैंक है, जेडीएस अगर सिमट जाती है, सिकुड़ जाती है, वो वोट बैंक इन विधानसभा चुनाव में कहां जाएगा? क्या ये देखने वाली बात होगी? देखिए, अगर लोकसभा चुनाव में वोकिल का वोट जो भाजपा की तरफ गया था, अगर जनता दल सेकुलर उसका 50% ही वापस प्राप्त कर पाता है, या मान लीजिए पूरी तरह वापस नहीं प्राप्त कर पाता, तो जनता दल सेकुलर का प्रदर्शन काफी खराब होगा। क्योंकि जो ओल्ड मैसूर का इलाका है, ओल्ड मैसूर के इलाके में जब वोकिलगांव का और मुसलमानों का गठजोड़ बनता है, तब जनता दल सेकुलर के लिए एक अच्छी स्थिति वहां पर बनती है। और मुझे इस बार लगता है कि मुसलमान वोट कांग्रेस की तरफ ज्यादा हमदर्दी से देख रहे हैं कर्नाटक के। इसलिए तो विनोद शर्मा कह रहे थे, देवेगौड़ा उनसे बातचीत में कह रहे, अरे ये 4% आरक्षण तो मैं लेकर आया था। नहीं, वो तो खैर सभी लोग कह ही रहे हैं, वो लोग चुनाव के वक्त सब लोग अपनी अपनी बात कहते हैं, लेकिन जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी, उसने कर्नाटक में काफी समय गुजारा था, और उस कर्नाटक में बहुत अच्छा नतीजा भी उसे हासिल हुआ था, बहुत अच्छा समर्थन भी हासिल हुआ था। और भारत जोड़ो यात्रा का जो मर्म, उसमें वो नफरत के मुकाबले मोहब्बत की दुकान खोलने की राहुल गांधी बात करते हैं। दरअसल ये सारी बातें न केवल कर्नाटक के बल्कि सारे देश के मुसलमान मतदाताओं को संबोधित थी विशेष रूप से। मैं इस बात को बार बार कहता हूं, मेरा मानना है कि इस वक्त स्थानीय परिस्थितियां अगर विपरीत ना हो, जैसे कि कांग्रेस के खिलाफ उत्तर प्रदेश में और बिहार वगैरह में सब जगह होती हैं आजकल, और कांग्रेस के पास संगठन भी हो, तो मुसलमान मतदाता कांग्रेस का पक्ष लेना पसंद करेंगे, ऐसा मुझे लगता है।